सो हेलो एवरीवन, अब हम कॉन्फिस्केशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 26(3) में जब प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, प्रोविजनली अटैच कर देंगी। तो उसके बाद क्या होता है कि उस ऑर्डर को अगर वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ जी ये जो प्रॉपर्टी है ये डेफिनेटली बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में यूज़ हुई है, सो उसको कॉन्फिस्केशन करने का ऑर्डर चला जाता है। तो जब कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर जाता है तो उसके बाद हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है। तो बोल दिया यहाँ पे कि एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगी, जो भी पर्सन कंसर्न है, जो भी वहाँ पे अक्यूज है, और उनको फिर अगर वहाँ पे प्रूव हो गया कि हाँ जी जो चीज़ें हैं वो गलत तरीके से हुई हैं, तो एक ऑर्डर देंगे कॉन्फिस्केट करने का, जो भी बेनामी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर। उसके बाद कहा गया है कि अगर कोई अपेलेट ट्रिब्यूनल में आपने ऑलरेडी अपील डाल दी है, जिस जो भी अक्यूज है उन्होंने डाल दिया है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे और कॉन्फिस्केशन करेंगे सब्जेक्ट टू, मतलब पहले देखेंगे कि एडजुडिकेटिंग अपेलेट ट्रिब्यूनल का क्या ऑर्डर आ रहा है, उसको मद्देनजर रख के ही फिर हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो उसका एक डिसीजन देंगे कॉन्फिस्केशन का। उसके बाद रूल 6 जो बात करता है वो करता है कि हम कॉन्फिस्केशन जो करते हैं उसे कैसे करते हैं, जो प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो प्रोसीजर क्या है, तो जो सबसे पहले ए, मैं यहाँ से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ए बोलने वाला हूँ। तो ए जो है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर को एक नोटिस देंगे कि हाँ हमने एक ऑर्डर पास किया है जो कि कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का है। तो अब यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे प्रोसीड करेंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही ऑथराइज्ड ऑफिसर को रिसीव हो गया नोटिस कि हाँ जी कॉन्फिस्केशन करना है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो क्या करेंगे, एक नोटिस इशू करेंगे। नोटिस किसको इशू करेंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से उनको नोटिस इशू करेंगे जो रजिस्ट्री करने के लिए वहाँ पर बॉडी एस्टेब्लिश्ड है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, वहाँ पर कौन वहाँ पर रजिस्ट्री कर रहा है, तो वो जो रजिस्ट्री कर रहे हैं उनको एक नोटिस भेजेंगे, एक बताते हुए, इंटीमेट करते हुए कि हमने जो इस प्रॉपर्टी को है कॉन्फिस्केट करने का फैसला लिया है बाय द ऑर्डर ऑफ ए। उसके बाद क्या करेंगे, अरेंज टू प्लेस अ कॉपी ऑफ नोटिस, मतलब जो वो प्रीमाइसेस है, जो भी वो प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भी एक ऐसा बोर्ड लगा देंगे, और कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो आराम से लोगों को दिख जाए, बिल्कुल साफ तरीके से सबको नजर आ जाए कि जो प्रॉपर्टी है इट इज अंडर द गवर्नमेंट्स का कंट्रोल। तो ये लिखा हुआ है जनरल पब्लिक को, जो मेंशनिंग मतलब जनरल पब्लिक दिख जाए। और कैसे मेंशन करना है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में, वर्नेकुलर मतलब जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में जैसे हिंदी बोली जाती है, और साउथ इंडिया में कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, वो वैसे भी कोई लैंग्वेज जो भी वहाँ पे लोकली बोली जाती है नेटिव, वो लैंग्वेज में वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है ये कॉन्फिस्केट कर ली गई है। उसके बाद कहा गया है कि अरेंज टू मेक अ प्रोक्लेमेशन, मतलब हाँ प्रोक्लेमेशन मतलब वहाँ पर ऐलान कर देना, मतलब वहाँ पर सबको बता देना कैसे कि या तो आपने कैसे भी करके बताना उनको, या तो बीट ऑफ ड्रम मतलब भाई ढोल वगैरह बजा के कि हाँ जी जो प्रॉपर्टी है इसको हमने कॉन्फिस्केट कर लिया है, या अदर कस्टमरी नीड, मतलब वहाँ पर जो भी और चीज़ें होती होंगी ऐसे बताने के लिए, ऐलान करने के लिए, तो वैसे कस्टमरी मोड को यूज़ करके वहाँ पर वो बता दिया जाएगा पूरे प्रीमाइसेस में कि जी जो हमारा प्रीमाइसेस है ये हमने कॉन्फिस्केट कर लिया। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होना है, जब ऑथराइज्ड ऑफिसर को नोटिस रिसीव होगा इन कंसर्न ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे नोटिस इशू करेंगे। किसको नोटिस इशू करेंगे, जिसकी कस्टडी में वो हो, मतलब या तो ओनर की कस्टडी में होगा, और अगर इन केस ओनर की कस्टडी में नहीं है तो जिस भी थर्ड पार्टी की कस्टडी में है उसको इंटीमेट कर देंगे कि जो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसको हमने कॉन्फिस्केट करने का फैसला लिया है। उसके बाद सेल द प्रॉपर्टी, सेल द प्रॉपर्टी के कहाँ हम सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, फॉर द जहाँ पे स्पीडी और नेचुरल डीके हो रहा, मतलब कोई ऐसा केमिकल है जो इवेपोरेट हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो खराब हो सकती है, कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है जो खराब हो सकता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए अगर उसे सेल करना पड़ा इमीडिएटली तो हम उसको सेल कर देंगे। और जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है उनका लीव, मतलब उनसे पूछने के बाद, और फिर क्या करेंगे कि हम उनकी जो सेल्स प्रोसीड होगी, जो हमने बेचा इसकी जो सेल्स प्रोसीड होंगी वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में या फिर एसबीआई की किसी ब्रांच में हम जमा करा देंगे, या फिर एसबीआई की अगर ब्रांच नहीं है तो उसकी सब्सिडरी ब्रांच जो भी है वहाँ पर जमा करा देंगे एज अ एफडी, मतलब आपको एज अ फिक्स डिपॉजिट कराना है। और उसके बाद उसकी जो रिसिट है उसको आपको मेंटेन करके रखना है कि हमने हाँ जी ये जो सेल किया था इसकी जो प्रोसीड आई थी उनको हमने एक्चुअली में जमा कराया है। प्रोवाइड दैट वेयर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब अगर ओनर जो है वो कह देता है कि मैं आपको एफडी रिसिट दे देता हूँ, जितनी भी वैल्यू आपको उस प्रोडक्ट की लग रही है मैं आपको उसके वैल्यू की इक्विवेलेंट आपको एफडी की रिसीट्स दे देता हूं, तो आप वो रख लीजिए एज अ कोलैटरल, और मेरा प्रोडक्ट आप मुझे वापस कर दीजिए। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे मैंने आपको डेफिनेशन टाइम बताया था, इनकम टैक्स ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं चीज़ों को। तो वो जो है वो एफडी रिसीट को एज अ सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल रख लेंगे, और जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वापस कर देंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, ये एमसीक्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू पॉइंट से, कि अगर कोई मोड ऑफ कन्वेंस है, मतलब कोई वाहन या व्हीकल है कोई भी आप जो इस्तेमाल कर रहे
रहे थे, या जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केट होनी है वो एक व्हीकल है, मान लीजिए बड़ी कार है, कोई ऑडी कार या BMW कार, कुछ भी एक्सपेंसिव कार है, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यूएशन है वो आप कैसे करवाएंगे, वो आपको वैल्यूएशन करवाना है मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ही। आप और किसी तरीके से उसका वैल्यूएशन नहीं करवा सकते, आप सिर्फ उसको मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ही वैल्यू करवा सकते हैं। और जो उसकी FD रिसीट्स है उसको आप SBI में रिटेन वही पहले की तरह कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज टू द एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद कॉस्ट टू डिपॉजिट द प्रॉपर्टी, अगर कैश, अगर जो प्रॉपर्टी है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश है या फिर गवर्नमेंट और सिक्योरिटीज या बुलियन ज्वेलरी है, तो एक लॉकर का इंतजाम कर देंगे हम। और जो लॉकर बनेगा वो इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ही बनेगा, मतलब जो लॉकर जो जहाँ पे जमा कराया जाएगा वो इन द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ही किया जाएगा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ FD, मतलब अगर कैश था तो इन द नेम ऑफ FD करेंगे डिपॉजिट, और अगर कोई प्रॉपर्टी है जैसे कि ज्वेलरी बुलियन वगैरह है तो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे लॉकर खुलवा के वहाँ पे जमा कराए जाएंगे। कॉस्ट टू गेट द प्रॉपर्टी, जो अगर कोई शेयर्स हैं, डिबेंचर्स है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, या ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफरेबल, तो उनको इन द फेवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जब भी शेयर्स वगैरह थे आपके नाम पे वो आप एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। या फिर इशू अ डायरेक्शन, यानी बैंक और FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम एक ऐसे डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि जो भी पैसा उनके अकाउंट में था, यानी जिनका मैंने कॉन्फिस्केट होना था, वो आप एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो दैट विल बी द प्रोसीजर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद कहा गया है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब अगर ऐसे कोई बंदा था, यानी थर्ड पार्टी थी, मतलब A और B के बीच में बेनामी ट्रांजेक्शन हो रहा था, बट देयर वाज अ C जिसको B ने बाद में सेल कर दिया था, तो जो C है इसने इन अ गुड फेथ एक्वायर की है प्रॉपर्टी, तो शैल अप्लाई टू प्रॉपर्टी विदाउट द हैविंग नॉलेज। अगर किसी को नॉलेज नहीं थी, यानी C को अगर नॉलेज नहीं थी बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में, तो जो C है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। राइट्स एंड टाइटल आफ्टर कॉन्फिस्केशन, मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको कॉन्फिस्केट कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हमारा जो उसके राइट्स हैं वो एब्सोल्युटली सेंट्रल गवर्नमेंट के नेम में ही वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स कोई भी बंदा कल के दिन आके ये नहीं कह सकता कि मेरा इसके ऊपर एक चार्ज है, मैंने उसके वजह से सिक्योरिटी दिया था या कुछ भी दिया था, या वो कोई कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं कर सकता है कि आपने प्रॉपर्टी कैसे कॉन्फिस्केट कर ली, मेरा भी इसमें राइट था। तो ऐसा कोई भी राइट या टाइटल उस पर आप एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे आफ्टर कॉन्फिस्केशन। उसके बाद क्या है, राइट ऑफ थर्ड पार्टी ना बेनामी प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई भी थर्ड पार्टी है जिनका कोई भी एक ऐसा उन्होंने चार्ज क्रिएट किया था टू डिफीट द पर्पस, मतलब उनका पर्पस यही था कि हम इसको जो बेनामी प्रॉपर्टी है कल के दिन अगर ये पकड़ी गई तो हम इसको ऐसे कर देंगे ताकि थर्ड पार्टी के कारण ये छूट जाए। तो अगर ऐसा आपने किया था तो वो डिफीट द पर्पस ऑफ बेनामी होगा और उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी सरकार, उसको कोई भी मायने नहीं रखेगी, उस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे कोई भी चार्ज के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट आपको नहीं मानेगी और वो उनके पास वो नल वॉइड कंसिडर करके अपने पास ही रख लेंगे। नो क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब अगर कोई भी ऐसा केस है जो सरकार ने किया था एज अ कॉन्फिस्केशन या फिर ऐसा अटैचमेंट आप पे किया था और फिर कल के दिन आप एज अ कॉम्पनसेशन उनसे डिमांड करें कि आपने जो ऑर्डर किया था वो गलत ऑर्डर किया था, इसलिए हम आप पे केस करना चाहते हैं सरकार पर कि आपने गलत केस चलाया हम पर बेनामी का, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर आप ऐसे केस या क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड, तो मैनेजमेंट और कॉन्फिस्केशन, तो कॉन्फिस्केट यहाँ पे कॉन्फिस्केट एक्चुअली कर रहे थे, अब यहाँ कॉन्फिस्केट करने के बाद क्या, कॉन्फिस्केट करने के बाद मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट जो करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। कॉन्फिस्केट का ऑर्डर कौन देते हैं, कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर देते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो दिस इज अ टू डिफरेंस देयर कि यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर देते हैं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी कॉन्फिस्केट हो गई है उन्हीं का मैनेजमेंट करेंगे। सो यहाँ पे बोला गया है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके पास पावर है कि वो रिसीव भी करें ऐसी प्रॉपर्टीज को, मैनेज भी करें ऐसी प्रॉपर्टीज को जो कि कॉन्फिस्केट की गई हैं। उसके बाद क्या है, रिसीट ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, तो रिसीट कैसे, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जब रिसीव करेंगे इन चीज़ों को तो वो क्या इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हम वहाँ पे प्रॉपर मार्किंग करें, जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी आर्टिकल्स है, जो भी प्रॉपर्टी आई है उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलर केस में हमने कॉन्फिस्केट की है, और प्रॉपर मैनेजमेंट उसका करने के उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटर उनके ड्यूटी होती है कि उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई और मैच करें और उनको प्रॉपर मेंटेन करें। उसके बाद कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ अंडर दिस एक्ट। ओके, रूल 8 में बताया गया कैसे कैसे मैनेज करना है। तो रूल 8 क्या कहता है, वेयर द प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड, ऐसा है कि जिनका रिमूवल आप नहीं कर सकते, इम्प्रैक्टिकेबल है, मतलब कोई ऐसे लैंड है या बिल्डिंग है उसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते तो वहीं रहेगी, और या फिर उसका जो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कोई ऐसी मशीन है जिसको आप डिटैच करने वाले हैं, मान लीजिए कोई मूवेबल मशीन थी जो अटैच टू लैंड थी, तो हमें पता है कि अगर हम इसे लैंड से निकलवा के और लेके जाएंगे और कहीं और लगवाएंगे तो उसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक्सपेंसेस आ जाएगा, इतना एक्सपेंसेस आ जाएगा जितनी उसकी वैल्यू नहीं है। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेंगे उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे, कस्टडी उसके अपने पास ले लेंगे और जहां पर वो अटैच है, जहां पर भी प्लेस ऑफ उस अटैचमेंट है उसका प्रॉपरली अपना ध्यान रखेंगे, अपनी कस्टडी में रखेंगे। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ कैश है या फिर गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज है, बुलियन है, ज्वेलरी है, अदर वैल्यूएबल है, तो एडमिनिस्ट्रेटर उनको डिपॉजिट करवाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, गवर्नमेंट ट्रेजरी में या RBI की ब्रांच या SBI की ब्रांच या सब्सिडरी में वहाँ पे जमा कराएंगे। उसके एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज का, कि फॉर्म नंबर
1, ये आप थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा कि फॉर्म नंबर 1 में मूवेबल प्रॉपर्टी का एक पूरा अपना डिटेल पूरा लिस्ट लिखेंगे कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट करी हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास आई हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, गवर्नमेंट के अदर सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी एटसेट्रा। उसके बाद जो है एक रिसिट आप जरूर ले लेंगे ट्रेजरी से, जब भी आप जमा कराएंगे ऐसी कोई भी चीज़ तो रिसिट आप एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जरूर उसकी कलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक फॉर्म नंबर 2 का भी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे फॉर प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टीज रेफर्ड इन सब रूल 2, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी हुई तो मूवेबल के अलावा इमूवेबल हुई तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्म नंबर 2 में आएंगी, तो यहाँ पर आ जाएंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नोटिफाई कर जाएंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गैजेट में कि जो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बताएगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या मेजर्स लेने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बोलेंगी वो तो करना ही है। और टू डिस्पोज, मतलब अगर सरकार ने कहा है कि आपको अगर ये चीज कोई पर्टिकुलर चीज़ को डिस्पोज करना है विच इज़ वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो उन्हीं मैनर में करा जाएगा जो कि रूल 9 में प्रिस्क्राइब्ड है। रूल 9 में क्या प्रिस्क्राइब्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट प्रॉपर्टी वेस्टेड इन सेक्शन 77 टू बी डिस्पोज्ड ऑफ देन एन एडमिनिस्ट्रेटर शैल अरेंज टू, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो प्रॉपर्टी है या मूवेबल इमूवेबल वट एवर प्रॉपर्टी इज देयर और उसको डिस्पोज करना चाहती है सरकार, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेंगी कि आप इसको प्रॉपर मैनर में डिस्पोज कर दीजिए। रूल 9 इतना कुछ खास नहीं है, बस इतना ही कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहेगी आप वैसा कर दीजिए इन रिगार्ड्स टू सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, सेक्शन 29, जहाँ पर एक ऑर्डर कॉन्फिस्केशन का हो जाता है 27 में, जो कि एए ने ऑर्डर पास किया होगा, हैज बीन मेड। जो क्या करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पोजीशन लेने के लिए जाएंगे प्रॉपर्टी। अब पोजीशन लेने के लिए क्या क्या कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, क्या कर सकता है, वो बोलेंगे 7 दिन का टाइम देंगे नोटिस में कि जो ये आपकी प्रॉपर्टी है जिसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, अब आप इसको सरेंडर कर दीजिए, हमें डिलीवर कर दीजिए, नहीं तो सरेंडर कर दीजिए, हमें दे दीजिए, अब आपकी नहीं रही, अब ये सरकार की हो चुकी है। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनको पूरा नोटिफाई कर देंगे। और इन द केस इन इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस, मतलब जो भी पर्सन था जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी, अगर वो नॉन कंप्लाई मतलब वो नहीं मानते प्रॉपर्टी को गिव अवे करने के लिए, तो वो फिर इमीडिएट पोजेशन लेंगे। कैसे, फोर्सफुली, मतलब फोर्स के साथ। और उस फोर्स के लिए वो अपना पुलिस ऑफिसर्स की भी मदद ले सकते हैं और अदर ऑफिसर्स की भी मदद ले सकते हैं। और उन ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प कराएं इस वाले पोजेशन के लिए। सो जो भी मेन पार्ट था वो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ प्रोसीजरल पार्ट है जो कि आप एक बार थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो यह कहा गया है कि जो भी अपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो पीएमएलए में अभी यूज़ हो रहा था, सेक्शन 25 पीएमएलए में जो भी मेंशन है, वही वाला अपेलेट ट्रिब्यूनल अभी यहाँ पर किया जाएगा। जब तक यहाँ पर एक भी अपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश नहीं किया जाता है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में, तब तक वही वाला जो पीएमएलए वाला है वही वाला अपेलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे काम करेगा। फिर यहाँ पे कॉम्पोजिशन बताया गया है। कॉम्पोजिशन मतलब एक चेयरपर्सन यहाँ पे रहेगा और एटलीस्ट दो अदर मेंबर्स जिनमें से एक जुडिशियल मेंबर, मतलब एक जो भी जज टाइप पर्सन होगा उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, मतलब जिनको सब्जेक्ट की नॉलेज रहेगी, यानी अगर लीगल केस है तो लॉ की नॉलेज, या फिनांस की चीज़ है तो फिनेंशियल नॉलेज, तो ऐसा कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, ऐसे 2 मेंबर रखे जाएंगे। सो चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स। जुरिसडिक्शन क्या होगा इनका, जो इनका जुरिसडिक्शन है वो बेंचेस में एक्सरसाइज किया जाएगा, और जो चेयरपर्सन है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और 2 मेंबर्स जो भी हैं वो चेयरपर्सन ही चूज़ करेंगे, जैसे कि उनको लगता है सही वो वैसे मेंबर्स चूज़ कर सकते हैं। और जो बेंचेस हैं वो यूजुअली दिल्ली में बैठेंगी, बट अदर प्लेसेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो अदर प्लेसेस में भी बैठ सकती हैं। उसके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर देंगे क्या एरियाज इन रिलेशन टू विच ईच बेंच कैन बी एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वही नोटिफाई करेंगी कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल है अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेंगी। ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स, मतलब जो चेयरपर्सन है वो ट्रांसफर कर सकता है एक बेंच से दूसरी बेंच पे कोई भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को। उसके बाद क्वालिफिकेशंस बोली गई हैं। क्वालिफिकेशन चेयरपर्सन के लिए क्या है, चेयरपर्सन आप तब तक अपॉइंट नहीं हो सकते जब तक आप एक रिटायर्ड जज ना हो हाई कोर्ट के, मतलब आपको सबसे पहले तो एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना पड़ेगा, एंड उसके अलावा और क्या होना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 5 साल की सर्विस अपनी कंप्लीट, मतलब 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप चेयरपर्सन बनने के काबिल बनोगे। मतलब आपको एक तो रिटायर्ड होना पड़ेगा हाई कोर्ट से, और मतलब जज एज अ जज, और आपको 5 ईयर्स की सर्विस देनी पड़ेगी, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब अगर मेंबर आप बनना चाहते हैं, तो अगर जुडिशियल मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको इंडियन लीगल सर्विस जो है एक बोर्ड है उसका आपको मेंबर होना पड़ेगा, एंड उसके अलावा आपने या तो एडिशनल सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट पोस्ट इंडिया इस सर्विस में हेल्ड की हो, मतलब या तो आप एडिशनल सेक्रेटरी रहे हो या फिर कोई ऐसे ही इक्विवेलेंट पोस्ट होगा उसको आपने होल्ड किया है। इन द केस ऑफ, या फिर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको IRS जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होती हैं, इनकम टैक्स वगैरह या GST की, वो आपको होल्ड करनी पड़ेगी। एंड उसके अलावा क्या, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब कमिश्नर CIT जो होता है तो CCIT या उसके इक्विवेलेंट आपको एक पोस्ट होल्ड करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ का मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनना है तो।
उसके बाद प्रोविजन रिलेटेड टू सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट। यहाँ कहा गया है कि जो प्रोविजन है हाई कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड, तो क्या कहा गया है कि कोई भी सिटिंग जज हाई कोर्ट के तब तक अपॉइंट नहीं किए जाएंगे जब तक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कंसल्ट ना किया। उन्होंने नहीं बोला है तब तक ऐसे कोई भी सिटिंग हाई कोर्ट के जज नहीं अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद चेयरपर्सन और मेंबर के लिए क्या कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा ट्राइब्यूनल, अदर ट्राइब्यूनल मतलब कोई भी किसी और एक्ट का ट्राइब्यूनल था जहाँ पर एक पर्सन जो है वो चेयरपर्सन थे या मेंबर थे, तो वो नहीं इस एक्ट में मतलब बेनामी एक्ट में भी एज अ चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे अगर वो वहाँ पर अपीलेट ट्राइब्यूनल या ट्राइब्यूनल में होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वो कर सकते हैं ऐसी पोजीशन को होल्ड। उसके बाद ये वही पिछले जो पेज है उसको एक्सप्लेन किया गया, आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद बोला गया टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे सर्विसेज, मतलब जो भी काम करेंगे चेयरपर्सन और मेंबर उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे। तो सैलरी और अलाउंस कैसे, वो तो एज अ नॉर्मल सी चीज़ है, जेनेरिक सी चीज़ है, कोई भी डिसएडवांटेज उनको नहीं दिया जाएगा। सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, मतलब उसे डिमोशन नहीं हो सकता, सैलरी कम नहीं हो सकती है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है वो है वैकेंसी। अगर यहाँ पर वैकेंसी हो जाती है ये तो चेयरपर्सन या मेंबर की सीट पर, तो उसको 3 मंथ्स के अंदर आपको भरना पड़ेगा वैकेंसी को। उसके बाद कहा गया कि टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कितने टाइम की आपका जो है पीरियड है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप चेयरपर्सन या मेंबर रह सकते हैं। तो कहा गया है कि वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, मतलब सिर्फ 5 ईयर्स के लिए ही वो होल्ड कर सकते हैं विच जिस दिन से वो एंटर हुए हैं ऑफिस में। उसके अलावा अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65, मतलब 65 एज अगर उनकी हो जाती है तो वहाँ पर उनको अपना ऑफिस जो है वो छोड़ना पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर। सो या तो 5 ईयर्स या 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। और इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो पॉलिसी फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब 5 ईयर्स मैक्सिमम वो रख सकते हैं, वो भी तब तक जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं होते हैं। अगर उनका 65 ईयर्स पहले कंप्लीट हो जाता है, 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले, तो तभी उनको अपना ऑफिस जो है वो वेकेट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं रिमूवल की। रिमूवल मतलब अगर कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या कोई और सर्कमस्टेंसेस है तो वहाँ पर उनको रिमूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 35(1) इस बारे में बात करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लगता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो उन्होंने अपॉइंट किया था सिटिंग जज को, उन्हीं के कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी चेयरपर्सन या मेंबर को रिमूव कर सकती है। तो रिमूवल के लिए क्या कंडीशन है, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गए हो या फिर उनको जो है कोर्ट कोई ऐसा ऑफेंस में कन्विक्ट हो गए हों जहाँ पर मोरल टर्पिट्यूड उनके ऊपर इन्वॉल्व था और उस केस में उनको कन्विक्ट कर लिया गया कि हाँ जी उनको दोषी पा लिया गया है। उसके बाद फिजिकली या मेंटली वो इनकेपेबल हो जाते हैं, या तो अपना शारीरिक नहीं उनका रहा इस काबिल, या फिर उनका जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठा है तो वो नहीं कर पाएंगे। हैज़ एक्वायर्ड एनी फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, मतलब जो भी ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कोई केस था जहाँ पर उनका फाइनेंशियली अदर इंटरेस्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उस कारण से जो उनका जो केस पे फंक्शंस है वो प्रेजुडिशियली अफेक्ट हो रहे हैं, तो तब उनको वो जो ऑफिस है उसे छोड़ना पड़ेगा। और या फिर ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने जो अपनी पोजीशन है उसको अब्यूज किया गया है। लेकिन डी और ई के लिए 2 पॉइंट्स स्पेशली कहे गए हैं, नीचे बात की गई है उसके बारे में कि जो है अगर आपने उनका जो ये फाइनेंशियली अदर इंटरेस्ट है इस कारण से आप उनको निकाल रहे हैं, या फिर आपको लगता है ऐसा उसको आप इल्ज़ाम लगाया कि वो जो अपनी पोजीशन है उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, तो इनके में पहले आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पहले वो इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही उनको हटाया जाएगा। बाकी 3 केस में कोई भी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट उनको हटा दीजिएगा। बट इन 2 केस में उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पहले देखेंगे कि क्या उनके खिलाफ जो केस लगा है सच भी है या नहीं, उसके बाद ही हटाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। अब आप एक स्पेशल पॉइंट समझिए। स्पेशल पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा गया है कि जो चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर हैं उनको आप तभी रिमूव कर सकते हैं 5 केस में, मतलब ये 5 कंडीशन के लिए अगर आप उनको रिमूव कर रहे हैं, जो भी 5 कंडीशंस हैं यहाँ पर, उसके लिए अगर आप रिमूव कर रहे हैं एक चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर को, तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। और वो भी कब, जब उन्होंने ऑलरेडी इंक्वायरी करवा ली है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। तो 5 केस में अगर चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर है तो इंक्वायरी होनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट तभी ऑर्डर करेंगे और वहाँ पर भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी उनको। बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है तो उनको बाकी जो 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस में तो नहीं उनके, यानी इन 3 केसेस में तो उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी, बट सिर्फ इन 2 केस में इंक्वायरी होगी। बट अगर वो एक चेयरपर्सन है, जुडिशियल मेंबर है, तो 5 केस में इंक्वायरी होगी, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको लिए ऑर्डर देगी। उसके बाद कहा गया सस्पेंशन ऑफ चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर। तो यहाँ पर एक आ गया कि हाँ भले ही उनके ऊपर जो है इंक्वायरी चलाएंगे, कंडक्ट करेंगे इंक्वायरी, बट इंक्वायरी के पीरियड के दौरान उनको सस्पेंड किया जाएगा। डायरेक्ट रिमूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है सस्पेंड किया जाएगा जितने भी पीरियड के लिए उनके ऊपर ये इंक्वायरी चलेगी। जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनके ऊपर वो इंक्वायरी चलेगी, तब तक उनको सस्पेंड किया जाएगा, रिमूव नहीं किया जाएगा। अब प्रोसीजर क्या है इंक्वायरी करने का वो बताया गया है रेलेवेंट रूल्स में, यहाँ पर नहीं दिया गया, हमें उसे नहीं पढ़ना है। और रिमूवेबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के बारे में क्या गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर मूव कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई किए हैं ग्राउंड्स।
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर शैल नॉट बी रिमूव अनलेस ही हैज बीन, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो सबको ही देंगे, बट इंक्वायरी वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स, ये तो बहुत ही जेनरिक पॉइंट है, हर लॉ में होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक मेंबर एब्सेंट था या चेयरपर्सन की जगह कोई और मीटिंग को हेड कर रहे थे, या जो केस है उसमें इरेगुलरिटी थी या कोई डिफेक्ट आ गया अपॉइंटमेंट में, तो उस कारण से आपका जो केस है उसको, जो आपके एक्ट पे जो आपका प्रोसीडिंग्स हो रहे थे उसके ऊपर वो इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल मिस्टेक्स। उसके बाद कहा गया रेजिग्नेशन या रिमूवल, मतलब अभी तो कहा गया था रिमूवल, मतलब खुद हम रिमूव कर, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर रही थी चेयरपर्सन और मेंबर को। यहाँ पे कहा गया अगर मेंबर और चेयरपर्सन खुद से रिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, तो ये सूनर, मतलब तीन चीज़ें हैं, इनमें से सबसे जो अर्लीस्ट हो जाएगा उसमें रिमूव हो सकते हैं अर्लीस्ट में। क्या पहला क्या है, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, मतलब नोटिस जिस दिन दिया हमने कि हम रिजाइन कर रहे हैं उसके 3 मंथ्स, या फिर अंटिल अ पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड, या उनकी सक्सेसर, यानी उनकी जगह जो दूसरा पर्सन अपॉइंट होना था वो आ गया है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले 3 महीने नहीं हुए तब भी। एंड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस, मान लीजिए उसका ऑफिस का जो टर्म था वही 2 मंथ का था या 1 मंथ का था, तो अब आपको 3 महीने इंतजार करने की जरूरत है। अब जब आपका टर्न कंप्लीट हो रहा है तब जाके निकल सकते हैं ऑफिस छोड़कर। मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन, मतलब कुछ केस में मेंबर्स जो है वो एज ए चेयरपर्सन एक्ट करेंगे। क्या कब वैकेंसी ड्यू टू, अगर जो चेयरपर्सन की सीट है उस पर वैकेंसी हो जाती है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, तो यहाँ कहा गया इन द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी, या तो कोई वैकेंसी हो जाती है चेयरपर्सन पे या अपीलेट ट्रिब्यूनल की सीट पे, तो इन केस ऑफ डेथ या फिर रेजिग्नेशन, या तो क्या होगा उस केस में, क्या करेंगे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, यानी सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो एज ए चेयरपर्सन एक्ट करेंगे तब तक जब तक कोई न्यू चेयरपर्सन वहाँ पे अपॉइंट नहीं हो जाता है। उसके बाद कहा गया है चेयरपर्सन अगर वो अपने फंक्शंस जो हैं वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू, या तो आए नहीं है, वो छुट्टी पर है, या बीमार है, या कोई और भी रीज़न है जो कि बहुत टेम्परेरी रीज़न है, तब भी जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वही एज अ चेयरपर्सन एक्ट कर सकते हैं और उनकी ड्यूटीज़ को एज अ चेयरपर्सन निभा सकते हैं। उसके बाद कहा गया स्टाफ ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना स्टाफ है वो एटी को प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद चेयरपर्सन जो है वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी बना देंगे ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ को। उसका सैलरी जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी कि कितनी कितनी किसकी सैलरी होगी। नाउ प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब यहाँ कहा गया है कि क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल और क्या क्या उसकी पावर्स है। तो ये कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे, जो भी इंडिया के कोर्ट्स फॉलो करते हैं नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, वही कोर्ट वही यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉलो करेगा। बट यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ कही है, वो बाउंड नहीं किया जाएगा प्रोसीजर लेड बाय सिविल कोर्ट, मतलब सिविल प्रोसीजर में जो कोड दिए गए हैं, जो वहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं प्रोसीजर, उनके आप उसके अधीन नहीं है, आप कुछ और भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने तरीके से अपने केस को चला सकते हैं। बट आपका जो मेन मोटिव है वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तो वो आपको ध्यान में रख के तब आपको केस को आगे प्रोसीड करना है। उसके पावर्स जो कही गई है वही सेम पावर्स, जेनेरिक पावर, समन कर सकते हो, किसी को एनफोर्स कर सकते हो, किसी को डिस्कवरी और किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या उसको प्रोड्यूस, मतलब उसको मंगवा सकते हो, आप एविडेंस इन ऑन एफिडेविट्स रिसीव कर सकते हो। उसके बाद कोई किसी भी तरीके के ऑफिस से आप इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हो जो यहाँ पे सेक्शन में स्पेसिफाई किया गया है, या किसी को कमीशन आप नोटिस इशू कर सकते हो। उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल चीज़, आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हो, कोर्ट्स यूजुअली नहीं कर पाते हैं, पावर नहीं होती है, बट यहाँ पर आपके पास अपना डिसीजन रिव्यू करने का भी पावर है। ओके, डिसमिसिंग आर रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, मतलब अगर आप किसी के रिप्रेजेंटेशन उसे खारिज भी कर सकते हो, बिना आप किसी पार्टी से बात भी किए बिना भी उसको खारिज कर सकते हो, या फिर आप सेट असाइड कर सकते हो अपना ऑर्डर या कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो भी थी उसको खारिज कर सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा पावर है। तो ये तीनों जो पावर है स्पेशल पावर है, ये यूजुअली कोर्ट्स के पास नहीं होती है, बट यहाँ पर आपके पास ये 3 स्पेशल पावर है, विच इज़ रिव्यूइंग योर ऑर्डर, डिसमिस एक रिप्रेजेंटेशन को डिसमिस करना, और उसके बाद एक भी कोई भी अपने जो ऑर्डर है उसी को सेट अपार्ट करना, ये सेट असाइड करना, वो भी आपके पास पावर्स है यहाँ पर। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो एज अ डिग्री ऑफ हाई कोर्ट एज सिविल कोर्ट माना जाएगा, मतलब जैसे कि सिविल कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, जैसे उसका मान्य होता है, जैसे उसको अप्लाई किया जाता है, उस तरीके से जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके डिसीजन को भी अप्लाई किया जाएगा। उसके ट्रांसमिटिंग द ऑर्डर, मतलब जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोर्ट ऑर्डर पास किया है वो सिविल कोर्ट के जहाँ पे जुरिडिक्शन होगी वैसे वैसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा, और सिविल कोर्ट को दे दिया जाएगा कि आप इसको एनफोर्स करवाइए। तो सिविल कोर्ट के कंडीशन बाउंडेशन रहेंगी कि उसको एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा, और जो भी पर्सन वहाँ पे अपीयर हो रहा है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो प्रोसीडिंग्स है वो एज अ कोर्ट चल रही है, तो उसका जो मर्यादा है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग बेंचेस, ये जो चेयरपर्सन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पावर ऑफ चेयरपर्सन टू ट्रांसफर केसेस, जो भी चेयरपर्सन है वो एक बेंच से दूसरे बेंच पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस ट्रांसफर कर सकते हैं। डिसीजन टू बी बाय मेजोरिटी, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन होंगे वो मेजोरिटी से किया जाएगा, बट इफ़ अ मेंबर इज कंसिडर, लेकिन अगर जो सिर्फ 2 ही मेंबर थे तो उसके बाद क्या होता है, चेयरपर्सन जो है वो एक अपना वोट देते हैं और उनके वोट से ही डिसाइड होता है, जो उनका वो कास्टिंग वोट होता है उसके कारण उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया।
और यहाँ पर चेयरपर्सन अगर खुद अपने वोट नहीं कास्टिंग वोट नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं, वो किसी और 2 पर्सन को या 1 पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, और जो वो पर्सन है वो उसके बाद वहाँ पर एक वोट देंगे जो कि हो जाएगा कास्टिंग वोट। तो उसके बेसिस पर वो डिसाइड हो जाएगा कि कैसे प्रोसीड करना है इस केस में। क्योंकि जो भी मेंबर्स वगैरह यहाँ पर चेयरपर्सन वगैरह जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उन सबको एज अ पब्लिक सर्वेंट ही कंसिडर किया जाएगा, दे विल बी पब्लिक सर्वेंट्स। अगर बार और जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, तो कोई भी सिविल कोर्ट है वो उसका कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं रहेगा, कोई भी बीच में आके नहीं बोल सकता कि कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो पावर्स हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जुरिडिक्शन जो सिविल कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ के प्रोसीडिंग्स पर, किसी भी एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जो भी चीज़ें चल रही हैं उन पर सिविल कोर्ट का कोई पावर। सो अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल मतलब अपील करना किसको, कैसे प्रोसीजर रहेगा, कब कितना टाइम पीरियड में आपको एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील करना है वो बताया गया है। तो यहाँ कहा गया एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, या तो कोई अग्रीव्ड हो या फिर कोई हमारा अथॉरिटी ऑफिसर ही हो जो जिनको अग्रीव हुए हैं, मतलब जिनके खिलाफ डिसीजन गया है जो कि पास किया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो उसके खिलाफ अपील जा सकती है। तो अपील कहाँ जाएगी, एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी। और कब जाएगी, जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी एटी के पास। उसके टाइम लिमिट जो अपील की है वो क्या है, एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर अंडर सेक्शन 54A में प्रिफर टू द फॉर्म एंड फीस, वही 45 डेज, वही पुरानी बात की गई है। पावर ऑफ अटेंडेंट मतलब अगर जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसको अगर लगता है कि किसी बंदे के पास ऐसी रीज़न है कि जिस कारण से वो नहीं कर पाए 45 डेज़ के अंदर, तो वो उसको फॉरगो भी कर सकते हैं, मतलब आप 45 डेज़ के बाद भी आओगे तो भी वो केस एक्सेप्ट कर लेंगे, बट आपके पास एक इनफ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसके कारण आप नहीं आ पाए थे 45 डेज़ में। उसके बाद हियरिंग ऑफ पार्टीज, तो वो सब जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा उनको सुनने के लिए, पहले ट्रिब्यूनल पूरा उनको वो देंगे। उसके ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, अब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मतलब कि ट्रिब्यूनल जो है वो क्या क्या ऑर्डर कर सकता है, डिटरमाइन कर सकते हैं केस को फाइनली कि क्या किस केस का क्या होना है। उसके रिकॉर्ड्स अगर सफिशिएंट है तो वो और एविडेंस मंगवा सकते हैं, एडिशनल एविडेंस मंगवा सकते हैं जो पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया था उसको, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मान लीजिए कोई एविडेंस है वो एक्सेप्ट नहीं किया था तो वो एडिशनल एविडेंस भी मंगवा सकता है पहले ट्रिब्यूनल की, अब आप ले आइए हम ऐसा एक्सेप्ट करेंगे, हम उसे देखेंगे, कंसिडर करेंगे। टू रिक्वायर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी विटनेस को हम बुला सकते हैं उस केस के रिगार्डिंग जो भी उनको छानबीन करनी है उसके लिए। उसके कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो कि पहले नहीं थे उनको भी एडजुडिकेट कर सकते हैं और उनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वापस भेज सकते हैं कि अब आपने ये वाला जो फ्रेम इशू है इसको आपने नहीं किया था, अब आप इसको दोबारा से इस तरीके से करिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। और फिर लास्ट या तो फाइनल ऑर्डर दे देंगे, अफर्म कर देंगे, मतलब जो पहले कहा गया तो उसी को कह देंगे कि सही है, वेरी थोड़े बहुत चेंजेस, या रिवर्स या बिल्कुल ही उल्टा डिसीजन दे देंगे कि जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देगा उसका बिल्कुल उल्टा डिसीजन। तो ये सब चीज़ें को जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो कर सकता है। तो ऑर्डर कितने टाइम में देना है, तो यहाँ पर जो कहा है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल एज फार एज पॉसिबल, मतलब उनको ट्राई करना है, मे कहा गया, मतलब ऐसा कंपलसरी टाइम लिमिट नहीं है बट एक प्रिस्क्राइब की गई है कि इतने टाइम लिमिट में आप कीजिए, कोशिश की इतने टाइम लिमिट में केस जो है कंप्लीट हो जाए, विच इज़ अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर आप ट्राई कीजिए। एक साल किसके कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द अपील इज फाइल, मतलब जब 45 डेज़ के भीतर एक अपील फाइल की गई होगी तो जिस दिन वो अपील फाइल की गई है उसका उस मंथ का लास्ट जो एंड है वहाँ से एक साल के अंदर आप ट्राई कीजिए कि आप इस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दें। ऐसे ही प्रिस्क्राइब किया गया, आप इससे ज़्यादा भी करेंगे ट्रिब्यूनल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अपील है वो कैसे की जाएंगी वो बताया गया है। तो फॉर्म नंबर 3 में जो भी अपील्स हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल को वो जाएंगी फॉर्म नंबर 3 में। फॉर्म नंबर 1 और 2 हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा था कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 फाइल करना है। उसके जो अपील फाइल की गई है वो 10,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ के साथ दी जाएंगी और उसमें एज पर सेक्शन डिपेंड करेगी फ़ीस कितनी होगी। और उसके बाद क्या आ गया, जो अपील जो है वो सेट फोर्थ की जाएगी कंसेशन में, छोटे में उनको बताया जाएगा कि क्या क्या है, डिस्टिंक्ट हेड रहेंगे उनके और उनको नंबर किया जाएगा कंसेक्टिवली। ये थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है, आप इसको रीड थ्रू कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ समझने आ रहा है नहीं। उसके आगे वेयर अपील इज प्रीफर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, मतलब 45 डेज हो गए थे और उसके बाद आपने अप्लाई किया है तो आपको एक पिटीशन है वो अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल के अपने ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन आपको अगर उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा, उसका पिटीशन फाइल करना पड़ेगा कि जो आपने क्या आपके सर्कमस्टेंस थे जिसके कारण आप 45 डेज में नहीं अप्लाई कर पाए और अब आप क्यों चाहते हैं कि हम 45 डेज बाद इसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, मतलब अगर कोई भी जो हियरिंग है या ऑर्डर है उसमें अगर कोई भी मिस्टेक हो गया तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो एनी मिस्टेक विच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब अगर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ऐसा कोई रेक्टिफिकेशन है, मिस्टेक है तो उसको हम अमेंड कर देंगे जो भी पास किया ऑर्डर में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब एक साल के अंदर उसको अमेंड किया जाएगा। उसके ऐसा कोई भी अमेंड नहीं किया जाएगा जो कि आपके एक पर्सन को प्रेजुडिशियली, मतलब किसी को हानिकारक, किसी के लिए हानिकारक ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा अनलेस उसको एक
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे दिया गया है, उससे पहले ऐसा कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा जिसके कारण कोई पर्सन इफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली। क्योंकि राइट टू रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी अगर पर्सन चाहता है कि उसकी बजाय कोई और रिप्रेजेंट करे उसको, तो देन इट इज़ पॉसिबल। तो कहा गया है अ पर्सन इंक्लूडिंग इनिशिएटिंग ऑफिसर, मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर भी अगर चाहते हैं जो कि एक पार्टी है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो वो या तो खुद अदर अपीयर इन पर्सन, मतलब या तो खुद से आ सकते हैं या फिर किसी हेल्प ले सकते हैं किसी एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की। तो ऑथराइजेशन जो है वो ऑफिस डिपेंड करेगा, प्रेजेंटिंग जो ऑफिसर्स है वो डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ किसको अपना अथॉरिटी देना है टू अपीयर इन प्लेस ऑफ योर सेल्फ। क्या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकते हैं वो बताया गया है। तो बीइंग इनिशिएटिंग ऑफिसर हैं तो उनके लिए जो ऑथराइज रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अथॉरिटी होएगा। या फिर कोई ऐसी पार्टी, एनी अदर पार्टी जो भी प्रोसीडिंग में है, वो अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द पार्टी, जो भी पार्टी जिसको ऑथराइज किया है। अ पर्सन रिलेटेड टू, मतलब उस पार्टी का कोई भी रिश्तेदार है उसको भी ला सकते हैं। कोई शेड्यूल बैंक का अगर कोई ऑफिसर है उसको, एक लीगल मनी लॉयर को, या अकाउंटेंसी एग्जाम निकला मतलब कोई सीए है या सीएस है, ऐसा कोई भी पर्सन है उसको भी ला सकते हैं। या कोई भी ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो उसको उसके लिए एलिजिबल करता है, वो आप उसको ला सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में अगर आप, जैसे आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपका आगे ऑर्डर आ गया और आपको उसके खिलाफ भी आपको अपील करनी है, तो आप फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं विद इन 60 डेज यहाँ पे। लेकिन आप सिर्फ तभी जा सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए आप नहीं जा सकते हैं, जस्ट लाइक डायरेक्ट टैक्स में। उसी तरीके से यहाँ पर भी सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, दैट टू विद इन 60 डेज। उसके बाद यही पहले वैसे ही बताया गया, अगर 60 डेज में आपको कोई ऐसा सफिशिएंट या ऐसे सर्कमस्टेंस थे जिसके कारण आप नहीं 60 डेज में आ पाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी आपको, सो हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी आपको 60 डेज के बाद भी। बट आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे जो सर्कमस्टेंस थे वो सफिशिएंट कॉज थे जिसके कारण आप नहीं आ पाए थे। उसके क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, तभी हाई कोर्ट में आपको केस बनेगा, नहीं तो आपका केस नहीं बनेगा। आर्ग्यूमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, अपील शैल बी हर्ड ओनली फॉर क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड, वही जो फॉर्मुलेट किए गए हैं अपने क्वेश्चंस, उन्हीं के ऊपर हियरिंग होगी हाई कोर्ट में। उसके बाद बताया गया हाई कोर्ट की क्या पावर रहेंगी, वही जो पावर जो रहते हैं वही हाई कोर्ट की पावर रहेगी। उसके और अगर उनको कोई ऐसा मैटर लगता है जो और कंसिडरेशन में ले सकता है तो उसको भी कंसिडरेशन में ले लेंगे। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो हाई कोर्ट है वो डिसाइड करेगी क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेटेड डिलीवर द जजमेंट देयर ऑन, मतलब जो भी हाई कोर्ट है वो क्वेश्चन जो भी डिटरमाइन हुए हैं वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ उनको फॉर्मुलेट करेंगे और उनको जो भी जजमेंट है उनको वो डिलीवर कर देंगी। और उसके लिए क्या क्या डिटरमाइन कर सकती है, शॉल नॉट बी, तो जो हाई कोर्ट है मे डिटरमाइन एनी इशूज़, मतलब ऐसा कोई भी इशू वो अपने कॉग्निजेंस में ले सकती हैं जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं कंसिडर किया था, हैज़ बीन रॉन्गली डिटरमाइंड, या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया था, तो उसको भी हम यहाँ पर जो है हाई कोर्ट उसको कंसीडर कर सकती है। और यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे नहीं होता था, ये एक खास बात है। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल पे तो अप्लाई नहीं होता था, बट हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर वो अप्लाई होगा। उसके बाद बात की जा रही है स्पेशल कोर्ट्स की। तो स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं, नॉर्मल कोर्ट्स ही रहते हैं, लेकिन इनको डेजिग्नेट कर दिया जाता है ताकि स्पीडी प्रोसीजर हो पाए, स्पेशल अटेंशन मिल पाए कुछ केसेस के लिए, कुछ पर्टिकुलर एक्ट के केसेस में, जैसे पीएमएलए एक्ट में जो केसेस होते हैं, या फिर यहाँ पर बेनामी में एक्ट है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके वो एक या मोर कोर्ट्स को एज अ स्पेशल कोर्ट कंसीडर मतलब डिक्लेयर करा सकती है। उसके बाद ऑफेंसेस टू बी ट्राइड, मतलब इसमें कौन कौन से ऑफेंस ट्राई कर सकते हैं, जो भी ऑफेंस है विच द एक्यूज में अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल पे चार्ज, मतलब जिस पे क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, मतलब जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उसके लिए आप स्पेशल कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद कॉग्निजेंस, मतलब यहाँ का आ गया है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस मतलब उसको कब अपनी कंसिडरेशन में लेगा, जो स्पेशल कोर्ट है वो कब उसको कंसिडरेशन में लेगा, वो तभी कंसिडरेशन लेगा जब, मतलब सिर्फ तभी लेगा जब या तो अथॉरिटी उनके पास आई हो, या फिर ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट या ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनके पास आया हो, तभी वो उसका कॉग्निजेंस लेंगे, नहीं तो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। और जो ट्रायल है वो हमने ट्राई करना है कि 6 महीने के अंदर कंप्लीट करें, जैसे कि हमने देखा था अपीलेट ट्रिब्यूनल को तो 1 ईयर का टाइम दिया था, बट यहाँ पर स्पीडी प्रोसीजर के लिए यहाँ पर टाइम दिया गया सिर्फ 6 मंथ्स का। तो हम यहाँ पर वो चाहते हैं कि 6 मंथ्स के अंदर सारा कंप्लीट हो जाए प्रोसीजर। प्रोविजन जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होंगे, और जो भी यहाँ पे केस लड़ रहे हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसीडर किया जाएगा। प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट फॉर एनी केस और ग्रुप एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी पर्टिकुलर केस के लिए तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड, कब नहीं कर सकते उनको, या तो उन्होंने एज अ एडवोकेट 7 ईयर्स की प्रैक्टिस नहीं करी है, एंड जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको कम से कम 10 ईयर की प्रैक्टिस। मतलब कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो एटलीस्ट 7 ईयर्स का एडवोकेट का सर्विस कंप्लीट हो गया हो, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, और अगर स्पेशल वाले बनना है तो 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस कंप्लीट करना पड़ेगा कोर्ट में, उसके बाद ही आप ये बन सकते हैं। उसके बाद जो भी हैं उनको
डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। उसके बाद अपील एंड रिवीजन एज जो भी कोर्ट पावर रहती है वो अप्लाई होंगी। उसके बाद आगे ऑफेंसेज एंड प्रोसिक्यूशन, मतलब कैसे आपको सज़ा वगैरह क्या होगी वो सब यहाँ पे बताया गया है। वेयर एनी पर्सन एंटर्स इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू डिफीट, मतलब या तो इस लॉ को डिफीट करने के लिए ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन में आप एंटर हो रहे हैं, या ऐसी कोई पेमेंट है स्टेचुटरी ड्यूज उसको अवॉइड करने के लिए आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं, या फिर अपने क्रेडिटर्स को ठगने के लिए, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट अवॉइड करने के लिए आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जो बेनिफिशियल ओनर है वो बेनामीदारी एनी और पर्सन जो अबेट या इंड्यूस करता है, या तो उसका भागीदारी बनता है या उसको इंड्यूस करता है, उसकी शुरुआत करता है, उसके लिए उकसाता है दूसरे लोगों को, तो ये सारे के सारे बेनिफिशियल ओनर भी, बेनामी दार भी, उसके बाद एनी अदर पर्सन जो ये करता है वो भी, उन सब गलती माने जाएंगे ऐसे बेनामी ट्रांजैक्शन के। उसके बाद पनिशमेंट की बात की है तो पनिशमेंट में कहा गया अगर कोई भी गिल्टी फाउंड किया जाता है यहाँ पर तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब उनको जेल में रहकर काम भी करना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए? 1 साल कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर्स, मतलब 1 से लेकर 7 ईयर्स तक। एंड दिया हुआ है, मतलब पेनल्टी भी है। तो पेनल्टी कितनी है? 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब इतना जेल तो होगा ही कम से कम 1 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर्स, और उसके अलावा आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी विच विल बी इक्वल टू 25% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये इसको एक्सप्लेन किया गया, अब इसको रीड थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद कहा गया है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपने जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि जो भी अपेलेट एजुकेटिंग अथॉरिटी हो गई, अपेलेट ट्रिब्यूनल हो गई, उन सबको आपने अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर भी आपको इसकी अलग सज़ा दी गई है। तो इसकी सज़ा कितनी है? इसकी सज़ा है 6 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक का आपको जेल, एंड उसके अलावा क्या 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से ही रिमेंबर करना है, MCQ में आ सकते हैं। तो 10% यहाँ पर, वहाँ पर 25% था, यहाँ पर 10% है। तो अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो आपको ये सब चीज़ों को सज़ा हो सकती है। उसके पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई द नोटिस, यानी आपको कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था, या नोटिस में आपको कुछ कहा गया था और आपने उससे कंप्लाई नहीं किया, तो क्या? तो कंप्लाई, अगर आप समन, मतलब आपको बुलाया गया था और आप नहीं गए वहाँ पे, या फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई गई थी और आपने नहीं दी, तो आपको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? आपको 25,000 रुपीज़ पेनल्टी देनी पड़ेगी फॉर ईच फेलियर, मतलब जितनी बार आप इस चीज़ का, इस नोटिस का आप इग्नोर करेंगे, इस नोटिस को नहीं मानेंगे, उतनी बार, हर बार के लिए आपको 25,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। और क्या पेनल्टी जो इम्पोज करेंगे वो समन की तरह आपको इम्पोज की जाएगी। हियरिंग ऑफ द पार्टी, जो भी ऑर्डर है वो जब तक आप नहीं सुन लेते, गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप उनको नहीं दे देते, तब तक आप ऐसा कोई ऑर्डर, यानी ऐसी पेनल्टी का कोई भी ऑर्डर आप पास नहीं कर सकते हैं। पहले आप उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उसके बाद ही आप उनके जो पेनल्टी वो इम्पोज करेंगे। प्रोवाइड दैट नो पेनल्टी इम्पोज दैट वर इन गुड एंड सफिशिएंट रीजन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कंप्लाइंग विद द समन, मतलब अगर कोई पर्सन है जिसके पास ऐसा पर्टिकुलर रीजन है, उसके पास इनफ रीजन है कि हाँ जी ये कारण था मेरा ना आने का, और ये कारण था मेरा समन एक्सेप्ट करने का या फिर इन्फॉर्मेशन ना फर्निश करने का, तो वहाँ पर कोई भी पेनल्टी उस पर इम्पोज नहीं की जाएगी। प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, द एंट्रीज रिकॉर्ड्स द कस्टडी ऑफ एनी अथॉरिटी शैल, मतलब जो भी अगर कोई अथॉरिटी है जिसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, शैल बी एडमिटेड एज एविडेंस, तो उसको एज एविडेंस वहाँ पे से ले लेंगे। मतलब अगर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल दिस इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन उठाएगी जो हमारी बेनामी प्रॉपर्टी की जो अथॉरिटीज़ हैं, तो वो उसको भी एज एविडेंस कंसिडर कर लेगी। एक आ गया इस पैराग्राफ में। द प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड अंडर कस्टडी, मतलब भाई अथॉरिटी जो ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपीज जो भी हैं वो वहाँ से उठा लेंगी और उनको एज एविडेंस कंसिडर कर लेंगी। प्रीवियस सैंक्शन, मतलब जो भी अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने जब तक ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया तब तक उसको आप प्रोसिक्यूट यानी उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं। ये कहा गया इसमें। उसके बाद ये सब फालतू चीज़ें हैं। उसके बाद कहा गया सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ चीज़ें कही गई हैं, उसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर, किसी भी तरीके का ट्रांसफर अगर किया जा रहा है तो डिफीट द पर्पस ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, तो वहाँ पर उसे नल एंड वॉइड कंसिडर कर दिया जाएगा। इवन तो वो दूसरे एक्ट में वैलिड था तब भी यहाँ पर उसको नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी इंस्टीट्यूशन को, यहाँ पर स्पेसिफिकली चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को कहा गया है उनको एग्जेम्प्ट कर सकती हैं इस एक्ट से, तो उनके ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट नहीं होगा। उसके बाद आगे नोटिफिकेशन वो और भी दे सकती हैं जिसके कारण वो अप्लाई हो जाएंगी चीज़ें। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। उसके बाद कहा गया है ये भी आप फालतू की चीज़ें सबको आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 59(3) बोलता है नो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन और ट्रांजैक्शन आप तब तक पास नहीं करेंगे जब तक अथॉरिटी ने है उसने उसके ऊपर डिसाइड ना कर लिया हो, और इंटरफेयर विद डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी, तो कोई भी ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती है जो अथॉरिटी को बात को काटता हो या फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी के काम में इंटरफेयर करता हो या उसको डिस्चार्ज करने से उसके रोकता हो, उसकी जो भी ड्यूटीज़ है वो। एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, मतलब जो बेनामी है प्रॉपर्टी एक्ट है, जो है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, वो अगर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर बाकी चीज़ें, बाकी एक्ट अप्लाई नहीं होंगे, उसके ऊपर सारे एक्ट एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। मतलब अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व था तो मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी एक साथ उस पर लग सकता है। ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, मतलब अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब आप जाके सीधा उसको विदाउट एनी अरेस्ट वारंट आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑफेंसेस है वो नॉन
कॉग्निजेबल हैं। उसके ऑफेंसेस में कंपनी, मतलब अगर कोई भी कंपनी है उसको गिल्टी माना जाता है तो किसके कैसे प्रोसीडिंग्स होगी, को किस किस के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ कहा गया है जो भी पर्सन उस टाइम पर जिस क्राइम पर कंपनी ने क्राइम किया है, जो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था चीज़ों के लिए, जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उन सबको गिल्टी मान लिया जाएगा। ऑफिसर कंसर्न टू बी प्रूव, तो जो भी यहाँ पे कहा गया है कि अगर वो बोल देता है कि उसकी विदाउट हिज नॉलेज, मतलब यहाँ पे तो कहा गया सबको मान लिया जाएगा कि ऑफेंस किया है, बट अगर उसकी विदाउट हिज नॉलेज, अगर वो प्रूव कर दे कि मेरी नॉलेज के बिना हुआ है या मेरे को नहीं पता था इस बारे में, तो वहाँ पर उसको जो है गवर्नमेंट छोड़ देगी, यहाँ पर उस पर एक्ट अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर उसको एज अ ऑफेंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके जो भी अगर यहाँ पे कहा गया है कंसर्न एंड कॉन्वेंस, अगर अब मेरा कॉन्ट्रवेंशन, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है और जो रूल्स एंड डायरेक्शन के लिए कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, और कॉन्ट्रवेंशन जो प्रूव कर दिया गया है कि एक डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या एनी अदर ऑफिसर, तो उनको भी गिल्टी मान लिया जाएगा और उनको भी ऊपर भी पनिशमेंट लगेगा, जिनको आप प्रूव कर दिया कि हाँ उनको कंसेंट, उनकी कंसेंट मिल गई थी और उनके कॉन्निवेंस, मतलब उनकी नॉलेज में था ये चीज़ हो रही है, तो उन सबको एज अ गिल्टी मान लिया जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है नोटिस नॉट टू इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब अगर कोई भी छोटे मोटे डिफेक्ट्स थे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स था, कोई क्लरिकल एरर था, तो उसको इनवैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एरर्स। उसके कोई भी अगर एक्शन गुड फेथ में लिया है किसी भी ऑफिसर ने या किसी भी पर्सन ने या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने या किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने, तो उसे अगर गुड फेथ में उसने लिया है तो उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हैं कि कल के दिन आप कहने लगे कि आपने मेरे पे झूठा केस लगाया तो मैं आप पे केस करना चाहता हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं उन सबको। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, मतलब इससे पहले अगर कोई भी केस चल रहा था बेनामी प्रॉपर्टी का, तो उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर कोई भी केस चल रहा था बेनामी प्रॉपर्टी का एंड जो पर्सन है जिसके खिलाफ वो केस चल रहा था, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो केस है वो उसके जो थर्ड पार्ट जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके अगेंस्ट केस आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केस वहाँ पर क्लोज हो जाएगा, वो केस कंटिन्यू होगा। उसके बाद कहा गया है कि एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन अगेन, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो जो उसके खिलाफ हो सकती थी, जो डेड पर्सन है उनके खिलाफ जो भी हो सकती थी, वो सारी की चीज़ें अब उनके ऊपर हो जाएगी। और जो सिर्फ एक चीज़ ये है कि अब उनके ऊपर उनको जेल नहीं हो सकता, जो उनके ऊपर अगर ऑफेंस प्रूव भी हो जाएगा तो आप जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप जेल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। उसके कहा गया अपील बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज पर्सन, मतलब अगर ऐसा कोई केस था जिसका जजमेंट आ गया था, तो अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे लगता है कि जो केस का जजमेंट आया है वो गलत आया है, तो वो जो है वो केस कर सकता है, मतलब उसको जो केस है, मतलब अपील वो फाइल कर सकता है इन बिहाफ ऑफ दैट डिसीज पर्सन, वो अपील फाइल कर सकता है। एक्ट टू हैव ओवरराइड, वहाँ पे कहा गया है कि जो भी ये एक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं तो हमारा जो एक्ट है यानी बेनामी जो एक्ट है वो सब चीज़ों को ओवरराइड कर देगा। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ भी रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग दिस लॉ। और उसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा था सेकंड पार्ट है कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। इसके बाद मैं आपको रेरा चैप्टर रिकॉर्ड करके दूंगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।